दोस्तों नमस्कार। मैं सुमन भारती। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube मंच भारती की बात। भारती की बात में आज हम बात करेंगे बिल्किस बानो केस के बारे में। ऐसे हर एक लोगों को मालूम होगा बिल्किस बानो का केस कि मामला क्या था। अब बहुत पुरानी बात है, 2002 से जुड़ी हुई ये बात है, पर इस पर बात करनी जरूरी है। और बात करते समय दुख भी होता है। दुख इस कारण से होता है क्योंकि मुझे फिर से बिल्किस बानो के उन सारे दर्द को उकेरने होंगे और बोलने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे आप लोगों के लिए। लेकिन खुशी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन 11 दरिंदों को 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने को कहा है और उन्हें पुनः जेल में कैद होना पड़ेगा। मामला क्या था, माजरा क्या था, इस विषय पे हम बात करेंगे। तो जो ब्रेकिंग खबर यही थी कल के दिन की। कल ये फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बिल्किस बानो के अपराधियों को, दोषियों को, गुनाहगारों को, दरिंदों को जो 2022 में 15 अगस्त 2022 को छोड़ दिए गए थे गुजरात सरकार के द्वारा, उन्हें फिर से वापस जेल जाना होगा। तो जो शुरुआत हुई बात की सुप्रीम कोर्ट में, बीबी नागरत्ना और अजय भुइयां जो जस्टिस थे, इन दोनों की बेंच ने जो बात करने की जो शुरुआत की फैसले सुनाने से पहले, तो वो जो शब्द हैं वो मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूं। सजा बदले की भावना से नहीं बल्कि रोकथाम सुधार के लिए दी जानी चाहिए। जैसे एक डॉक्टर सिर्फ दर्द को देखकर नहीं, मरीज के भले के लिए दवा देता है, इसलिए कोई अपराधी सुधर सकता है तो उसे मौका मिलना चाहिए। दोषियों की सजा माफी के पीछे यही धारणा होती है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई से जुड़े फैसले की शुरुआत इन्हीं थ्योरी के साथ की। इसके फौरन बाद कहा कि एक महिला सम्मान की हकदार है, उसका पद या धर्म जो भी हो। क्या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों पर सजा में छूट दी जा सकती है? यह सवाल भी दागा। इन दोनों टिप्पणियों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को रिहा करने के फैसले को रद्द कर दिया। गुजरात सरकार का जो फैसला था, 11 दोषियों को जो रिहा करवाया गया था गुजरात सरकार के द्वारा, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और 2 हफ्तों के भीतर सभी दोषियों को सरेंडर करने को कहा। यह बहुत ही बड़ा फैसला आया दोस्तों। जब यह फैसला आया तो बिल्किस बानो का स्टेटमेंट आया। बिल्किस बानो ने कहा कि अब यह हमारे लिए नए साल की शुरुआत है और हमारे सीने पर जो बोझ था वो बोझ कम हो गया। और ये फैसले आने के बाद थोड़ी सी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ पाई। दोस्तों, उनकी कहानी, घटना, उनके साथ जो बीता है वो इतना ही दर्दनाक है, विभत्स है कि अगर मैं बताऊं, और ऐसे आप लोगों को मालूम भी है, सुनते समय भी लगता है कि कान से खून फेंक देंगे। इतना विभत्स है, इतनी हैवानियत भरी है। तो दोस्तों, उस घटना के बारे में 2 मिनट बात कर लेते कि एक्चुअली हुआ क्या था। जैसा कि आपको मालूम है कि 27 दिसंबर 2002 को गुजरात में दंगे फैल गए थे। कारण यह था कि साबरमती एक्सप्रेस जो अयोध्या से गुजरात आ रही थी, उस साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी गई थी, जिसमें कि 50 से 60 लोग मारे जा चुके थे, जिसमें कि अधिकतर बच्चे और महिलाएं थी। जब ये घटना हुई तो उसके बाद पूरे गुजरात में ये दंगे का माहौल फैल गया और इन दंगों की लहर जो है, दाहोद में एक रंधिकपुर गांव है, रंधिकपुर गांव में भी इसकी लहर फैल गई। दंगे की चपेट में वो गांव आ गया जहां बिल्किस बानो रहती थी। 26 तारीख की रात में उस गांव में लोग घुसे और उसके बाद, क्योंकि वो गांव जो था मुस्लिम की आबादी उस गांव में ज़्यादा थी, वहाँ पे लोग पहुँचे
उस समय तो गांव के सारे लोगों ने थोड़ा सा एक साथ जुटकर मुकाबला किया, तो सारे लोग फिर चले गए। दूसरे दिन फिर वो लोग आए। इन घटनाओं से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बिल्किस बानो और बिल्किस बानो के परिवार, बाकी जितने लोग थे उन लोग भी गांव से पलायन कर गए थे और अपने सुरक्षित जगह पे जा रहे थे कि जहां पे जाकर थोड़ा सा बच सकते हैं। बिल्किस बानो और बिल्किस बानो के परिवार 17 लोग, इन लोग वहां से निकले और किसी खेत में जाकर के छुपे। इन लोगों को जाते और छुपते जो है लोगों की नज़र पड़ गई, जो लोग ढूंढ रहे थे इन लोगों को। एक भीड़ आती है और भीड़ आकर इन लोगों के ऊपर अपनी हैवानियत दिखानी शुरू कर देती है। मारना काटना शुरू कर दिया जाता है। उन 17 लोगों में से 7 लोगों को उसी समय काट दिया जाता है, मार दिया जाता है तलवारों से। उनमें से जो महिलाएं वहां पे थी, उन महिलाओं के साथ गैंग रेप किया जाता है। उन 17 में से 6 की तो अभी तक कुछ अता पता नहीं चल पाया है। 22 साल बीत गए दोस्तों, अभी तक अता पता नहीं चल पाया कि 6 लोग का क्या हुआ। बाकी 7 लोगों की तो वहां पे शव और लाश मिले। बच्चे थे, औरतें थी, पुरुष थे। 3 औरतों के साथ में गैंग रेप किया गया और ये सारे बिल्किस बानो का ही परिवार थे। माँ थी, बहन थी, इस तरह से भाभियां थी, इस तरह से बिल्किस बानो की माँ के साथ गैंग रेप हुआ, खुद बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप हुआ। उस समय बिल्किस बानो 5 महीने के गर्भ से थी। बिल्किस बानो के 5 महीने के गर्भ से थी और उस वक्त में उन लोगों ने गैंग रेप किया। बिल्किस बानो के गोद में एक 2 साल 3 साल की एक लड़की थी। उसके बच्ची को जमीन पर पटक के मार दिया गया। ये सारे चीज होने के बाद जब लगा कि नहीं सारे लोग अब मर चुके हैं, जो दरिंदे थे उनको लगा कि नहीं अब सब लोग मर चुके, अब चलते हैं यहाँ से, तो मारने काटने के बाद में जब वहाँ से निकलते हैं तो बिल्किस बानो किसी तरीके से थाने तक जाती है और थाने में FIR करवाती है। पर गुजरात पुलिस की हीला हवाली देखिए, FIR तो दर्ज हो गई, होने के बाद में उन्होंने कुछ महीने के बाद में क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया कि इन लोग कोई मिल नहीं रहे हैं, कुछ हमको सबूत नहीं मिल रहा है, इस तरह से करके ये हीला हवाली करके क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया। फिर ये केस जाता है CBI के पास। फिर बिल्किस बानो का कहना था कि गुजरात में अगर ये केस चलेगा, मामला चलेगा तो हमें न्याय नहीं मिल पाएगा, यहाँ से निकल करके किसी दूसरे राज्य में इसकी सुनवाई की जाए। फिर उसके बातों को ध्यान में रखते हुए ये मामला मुंबई गया, मुंबई कोर्ट गया, बॉम्बे हाई कोर्ट गया। अब वहाँ जाकर 2008 में इन 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई 2008 में, और 2008 से 2022 तक ये लोग जेल में थे। हालांकि जेल में रहते वक्त भी इन लोग जो है कोई 3.5 साल, कोई 4 साल, कोई 4.5 साल, इस तरह से फरलों पे बाहर निकलते रहे। ये फिर उम्र कैद कैसा था पता नहीं, सरकार का क्या इसमें देखना चाहिए लोग, सरकारों को, कि अगर किसी को उम्र कैद आप दे रहे हो जिसमें कि 3.5-4 साल वो तो आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे लगता है वो टूरिस्ट पे वहां पे गए हुए हैं, टूरिज्म के लिए गए हुए हैं। आपको और एक केस, वो राम रहीम जो है हरियाणा वाले, वो भी जेल में है, लेकिन उनको 2-2, 3-3 महीने में फरलो मिलते रहता है, 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का। ऐसा तो चल रहा है। तो इन लोग जो है 2022 तक जेल में थे। 15 अगस्त 2022 को इन्हें गुजरात सरकार जेल रिहाई अधिनियम में सुधार करके, मतलब उस पर एक समिति बनाई गई और उसमें जो है उस समिति में बीजेपी के विधायक लोग थे और उन लोगों ने मिल करके इन्हें जेल से निकालने का मसौदा तैयार कर दिया। और 15 अगस्त 2022 को ये 11 अपराधी, दोषी, दरिंदे, बलात्कारी, इन्हें जेल से निकाल लिया गया। उस समय 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किला पर से भाषण दे रहे थे, नारी सम्मान की बातें कर रहे थे, और उस वक्त नारी का चीरहरण करने वाला व्यक्ति, नारी का सब कुछ छीन लेने वाला एक गिरोह, उन सारे गिरोहों को
आज़ाद कर दिया गया। तब जाकर नवंबर 2022 में महुआ मोइत्रा और सुभाषिनी अली सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि इन दरिंदों को फिर से जेल भेजना चाहिए, इनकी जगह जेल में है। इन लोगों ने जिस तरह से विभत्स कार्य कांड किए हैं, इनकी जगह बाहर नहीं है, इन्हें जेल वापस जाना चाहिए। इनकी याचिका पर सुनवाई फिर से हुई और तब जाकर कल सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा फैसला सुनाते हुए गुजरात सरकार को भी फटकार लगाई। गुजरात सरकार को कहा कि आप इन गुनाहगारों, इन बलात्कारियों का समर्थन करती है गुजरात सरकार। इतने कड़े शब्द किसी सरकार के लिए इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक राज्य सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट इतने कड़े शब्दों का प्रयोग करे। हो सकता है हमारे शब्द ऊपर नीचे हो गए हों, मकसद बोलने का यही था कि गुनाहगारों को समर्थन कर रही है सरकार और फ्रॉड तरीके से इन लोगों को निकाला गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है दोस्तों। तो अब इन लोगों को 2 सप्ताह के अंदर फिर से जेल जाना है। लेकिन पता नहीं, आज की सरकारें बहुत चालाक होती है, कुछ दूसरा तरीका अपना ले। जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जब चले जाएं तभी मालूम चले। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा न्याय के ऊपर भरोसा जगह है, लेकिन न्याय आते आते इतने वर्ष लग जाते हैं, ये थोड़ा सा देखने वाला विषय हो सकता है। तो कोर्ट के अंदर जो बातें हो रही थी, एक पक्ष के जो वकील थे और विपक्ष के जो वकील थे, उन दोनों में जो कुछ बातें हुई है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। विपक्ष के जो वकील थे वो कौन हो सकते हैं? विपक्ष के वकील जो थे गुजरात सरकार के वकील थे और पक्ष वाले जो वकील थे वो विल्किस बानो के वकील थे। तो विल्किस बानो के जो वकील थे उनका क्या कहना था, जो ये सुनवाई अभी चली कल, उसमें क्या 14 हत्याएं और 3 महिलाओं से गैंग रेप के दोषी उस नरमी के हकदार हैं जो उन्हें दी गई? दोषी उसी गांव के थे, नाम ले लेकर उनसे गुहार लगाती रही पर किसी ने रहम नहीं किया। दोस्तों, यह समझने वाली बात है कि जो गैंग रेप करने वाले जितने भी आरोपी थे वो सारे बिल्किस बानो के घर के पड़ोसी थे, घर के पास वाले थे, नज़दीक वाले थे। कोई 100 मीटर की दूरी पे थे, कोई 150 मीटर की दूरी पे थे, कोई 50 मीटर की दूरी पे थे। सबको ये पहचानती थी, सब उसके चाचा ताऊ भैया जैसे सब रिश्तेदार थे। मतलब रिश्ते, गांव में जो रिश्ता होता है उस टाइप के सब लोग थे। सबको नाम से जानती थी बिल्किस बानो, नाम बोल बोल करके गिड़गिड़ा रही थी, रहम की भीख मांग रही थी। पर फिर भी इन दरिंदों को, हैवानों को ये तरस नहीं आई। दोस्तों, रेप आज के समय में रेप तो बहुत, आप डेली कहीं ना कहीं रेप की घटनाएं आप सुनेंगे। लेकिन रेप के साथ साथ में इतने विभत्स घटना, गैंग रेप के बाद में उसके बच्चों को जमीन पर पटक के मार देना, उसी के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर देना उसके सामने। और जब गैंग रेप हो रहा था तो वो खुद 5 महीने की गर्भ से थी। ये कितनी विभत्स घटना है दोस्तों, ये बताने में इतनी तकलीफ होती है और ये कहानी बार बार दोहराई जा रही है। तो जो वकील थी बिल्किस बानो की, उनका यही कोर्ट में कहना था कि दोषी उसी गांव के थे, नाम ले लेकर उनसे गुहार लगाती रही पर किसी ने रहम नहीं किया। मैं अदालत से हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि इन्हें फिर से जेल में डाल दिया जाए। तो जो गुजरात सरकार के वकील थे उनका जो है अपने बचाव में क्या कहना था कि दोषियों को छूट कानूनी तरह से जांचने परखने के बाद दी गई है। सजा अपराध के रोकथाम और सुधार के लिए दी जाती है। जघन्य अपराधों के दोषी को भी अवसर मिलना चाहिए और वह भी एक अवसर के हकदार होते हैं। दोस्तों, बिल्कुल वो अवसर के हकदार होते हैं, लेकिन उनका जो कृत्य है, कुकर्म है, उस लेवल का होना चाहिए, तब उन्हें एक सुधरने का एक मौका दिया जा सकता है। लेकिन इस तरह के कृत्य में, इस तरह की घटनाओं में क्या उनको सुधरने का मौका देना चाहिए? किसी की पूरी दुनिया तुमने उजाड़ दी, इज्जत सम्मान परिवार सब लूट लिया उससे, उसके बाद में उसे सुधरने का एक अवसर मिलना चाहिए। तो ये सारे विषय होते हैं
जिस पे कि लोगों को सोचनी चाहिए। और आज अगर इंसानियत और मानवता का अगर जीत हुआ है, मैं इसी रूप में देखता हूँ, इंसानियत और मानवता का जीत हुआ है और बिल्किस बानो के सब्र की जीत हुई है कि इन 11 दोषियों को दोबारा फिर से जेल डाला जाए। दोस्तों, मैं तो एक कदम आगे बढ़कर बोलता हूं कि कोर्ट जो इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई, इन्हें तो फांसी की सजा लगनी चाहिए थी, इन्हें फांसी पे लटकाना चाहिए था। निर्भया का कांड आपको याद होगा, दिल्ली वाला, उस समय क्या क्या हुआ था वो भी आप लोग जानते हैं। उनके केस में भी लोगों को फांसी लगी, है ना। इस तरह के अनेकों उदाहरण हैं। श्रद्धा वाला भी केस आया है, जिसने कि 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखे थे और रोज 2-2 टुकड़े ले जाकर दिल्ली के जंगलों में फेंकते थे। उन्हें भी फांसी पे लटकाना चाहिए और इनके दरिंदों को भी फांसी पे लटकाना चाहिए। ऐसे मामलों में धर्म और समुदाय की राजनीति नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, वह किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। क्या अगर इसी चीज को अगर हम यहाँ पलट दें, जो 11 दोषी हैं उसके जगह वह किसी और समुदाय से होते, क्या सरकार इस तरह से करती, क्या एक्ट करती? उन्हें बाहर निकालने के लिए इतना जोड़ गणित, गुना भाग और अपनी बदनामी सहती क्या? यहाँ तो सरकार की भी बदनामी हो रही है ना। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से टिप्पणी की है, तो गुजरात सरकार की बदनामी हो रही है, थू थू हो रही है। और ऐसा करते क्यों है सरकारें? सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए। उनके लिए कोई मतलब मानवता नाम की, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती है क्या? हर जगह अपना लाभ, अपनी पार्टी का लाभ, अपने दल का लाभ, ये देखते हुए जो गलत चीज है, जो कुकृत्य किए हुए लोग हैं, उनको भी बाहर लाना है। माला पहन, दोस्तों ये जब 11 लोग जब छूट के आए थे 15 अगस्त 2022 को, तो इन्हें माला पहनाया गया बजाबते, मिठाइयां खिलाई गई और ये सारे फोटो वीडियो जो है सर्कुलेट किए गए। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। वो अब जब रिलीज होकर के जेल से निकले तो मंच पे जा रहे थे, राजनीतिक मंच पे विधायक सांसद के साथ मंच साझा कर रहे थे। आगे चल करके हो सकता है कोई पार्टी इन्हें टिकट दे देती, ये विधायक बन जाते, सांसद बन जाते, और ये लोग जाकर हम लोगों के लिए कानून बनाते। अब फिर वो कानून कैसा होता? लोकतंत्र को बचाना जरूरी है, ऐसे लोगों को दूर रखना जरूरी है, और यह काम शासन प्रशासन सबको देखना चाहिए। अथवा कोई भी राजनीतिक दल हो, हर राजनीतिक दलों को ऐसे लोगों से बचना चाहिए। एक थोड़ी सी राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे लोगों के समर्थन में खड़ा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही विचारणीय बात है और उस पर हर एक राजनीतिक दल को विचार करना चाहिए और आम जनता को भी विचार करना चाहिए। जब यह 15 अगस्त 2022 को 11 दोषी जब रिहा हुए थे, उस वक्त भी हमने वीडियो बनाया था और उस वक्त भी मुझे इन सारे बातों पे अपनी बात रखनी पड़ी थी। बिल्किस बानो के साथ में जो गुजरा है, भगवान ना करे किसी के साथ आगे चलकर इस तरह की घटना घटे। इससे बड़ी और दुख, इससे बड़ा घटना किसी के लाइफ में हो क्या सकता है दोस्तों। फिर भी सब्र के साथ डर के साए में अपने आप को बचा के रखा है और लड़ाई लड़ रही है। और अब जाकर के कल जो फैसला आया है, इससे थोड़ा सा राहत उन्हें जरूर मिला होगा। उनके दुख और दर्द पर मरहम तो कोई लगा नहीं पाएगा। उनके खोए हुए लोग वापस आ नहीं पाएंगे। उनके 3 साल की बच्ची, जिसे उनके आंखों के सामने पे जमीन पे पटक के मार दिया गया था, वो बच्ची अब वापस नहीं आ पाएगी। लेकिन इसी संतोष के साथ उन्हें आगे की जिंदगी जीनी है कि ठीक है, इतने लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ये सारे जो दोषी हैं फिर से वापस जेल में गए हैं। इस संतोष के साथ आगे की जिंदगी थोड़ी सी जी सकती है। तो दोस्तों, ऐसे मुद्दे जो होते हैं बहुत गमगीन होते हैं, बात करना भी थोड़ा मुश्किल होने लग जाता है। तो आज की बात मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और फिर इसी तरह देश की जो सबसे बड़े मुद्दे होते हैं उस वक्त की, उन मुद्दों पे मैं अपनी बात रखते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।